ताजमहल जैसे सारी दुनिया प्यार की निशानी, संगमरमर की सफेद मूरत, एक मुगल राजा का अपनी रानी के लिए बेइंतहा प्यार और दुनिया के 7वें अजूबे के रूप में जानता है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। ये प्राचीन काल की अद्भुत कारीगरी, वैज्ञानिकों की अनोखी सूझबूझ, शिल्पकार की अद्वितीय कलाकारी का भी प्रतीक है। हम इमारतें आज भी बनाते हैं, जिनमें से कुछ इमारतें तो कार्य पूरा होने से पहले ही गिर जाते हैं या कुछ कार्य पूरा होने के कुछ समय बाद भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो जाते हैं। और कुछ ठेकेदारों की लालच का, क्योंकि भ्रष्टाचार के इस जमाने में हर कोई अपनी जेब पहले भरना चाहता है, उसके बाद ही काम की क्वालिटी की ओर देखता है। वैसे में ताजमहल इस प्रचलित कहावत को पूरा सही साबित करता है। पोथी पटपट जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कहने का मतलब यही कि आज बड़ी बड़ी डिग्री हासिल किए हुए बड़े बड़े इंजीनियर मजबूत इमारतें बनाने में फेल हो जाते हैं, लेकिन अपने प्यार के लिए एक मुगल राजा ने ऐसा महल बनवाया जो आज तक सबके लिए मिसाल है। अपने ताजमहल की खूबसूरती के तो लाखों वीडियो देखे होंगे। आज हम आपको ताजमहल के निर्माण की ऐसी बारीकियों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बिना साइंस और टेक्नोलॉजी की इतनी तरक्की के, बिना बड़े बड़े इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स के, दुनिया के 7वें अजूबे को ऐसी कौन सी टेक्निक से बनाया गया जो अपने निर्माण के लगभग 370 साल बाद भी ज्यों का त्यों खड़ा है। न तो इसे कोई प्राकृतिक आपदा हिला पाई है और न ही इसके पत्थरों में आज तक कोई दरार आई है। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। मुमताज महल की याद में वहां करवाया था जहां मरने के बाद मुमताज को दफन किया गया था। मुमताज का यह मकबरा लगभग 42 एकड़ में फैला हुआ है और चारों तरफ से बगीचे से घिरा हुआ है, जिसके सामने यमुना नदी बहती है। ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। ताजमहल सफेद संगमरमर के पत्थर से बनी हुई इमारत है। हाथी दांत और सफेद संगमरमर से बना ये मकबरा बेहद खूबसूरत है, जिसमें पत्थर का काफी बेहतरीन काम किया गया है। शाहजहां ने इस अद्भुत इमारत को बनवाने के लिए देश विदेश से कारीगर बुलाए थे। मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी की देखरेख में निर्माण कार्य किया गया था। ताजमहल को बनाने में बगदाद और तुर्की जैसे अनेक देशों के कारीगरों ने अपना कमाल दिखाया था। ऐसा बताया जाता है कि बगदाद से एक ऐसा कारीगर बुलाया गया था जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। एक कारीगर बुखारा शहर से बुलाया गया था जो संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराश सकता था। ताजमहल के गुंबदों को तुर्की के इस्तांबुल के कारीगरों ने बनाया था और ताजमहल के चारों कोनों पर खड़ी 4 मीनारों को समरकंद के निपुण कारीगरों ने बनाया था। ये 4 मीनारें 40 मीटर ऊंची हैं। जैसे मस्जिद में अजान देने के लिए मीनारे होते हैं, ठीक वैसे ही ताजमहल के इन मीनारों का निर्माण किया गया था। अगर ध्यान से देखा जाए तो ताजमहल के चारों कोनों पर खड़ी 4 मीनारें देखने में सीधी प्रतीत होते हैं, लेकिन ये असलियत में सीधी नहीं है। इन्हें थोड़ा सा टेढ़ा बनाया गया है ताकि अगर कभी भूकंप या किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ये मीनारें गिरें तो ताजमहल पे न गिरकर ये मीनारें बाहर की तरफ गिरें, ताकि इस अनहोनी का ताजमहल पे कोई असर ना हो। दोस्तों आगे देखते जाइए, आपको ऐसी बातें पता लगेंगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने में 22 सालों का लंबा समय और 20,000 मजदूरों का खून पसीना लगा था। ताजमहल को बनाने में उस समय 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी रकम थे। लेकिन जो महल सामने आया वो काबिले तारीफ था, है और हमेशा रहेगा। आइए जाने ताजमहल को बनाते समय प्रयोग की गई ऐसी टेक्निक्स के बारे में जो आज भी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, शिल्पकारों और बड़े बड़े बिल्डर्स के लिए एक उदाहरण पेश करते हैं। ताजमहल तुर्की, फारसी, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला की अनोखी शैली से निर्मित है। यह इनके मिलीजुली वास्तु शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है। आज हम किसी भी इमारत को सीमेंट के बिना बनाने की सोच भी नहीं सकते, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल को बनाने में सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया था। यह भी कैसे जाता? सीमेंट का आविष्कार ही ताजमहल के बनने के बाद हुआ था। जैसा कि हम सब जानते हैं, ताजमहल का निर्माण सन 1631 से 1638 के बीच हुआ था और सीमेंट का आविष्कार सन 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ एस्पडीन ने किया था। अब सवाल यह है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया? अगर ईंट और पत्थरों को चिपकाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ तो फिर क्या प्रयोग किया गया? उस दौर में जब सीमेंट नहीं थी तब इमारतों को बनाने के लिए खास पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए गुड़, बताशे, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकड़ को चूने के पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बनाया जाता था। इसे सरूज कहा जाता था। इस सेमी सॉलिड मटेरियल से ताजमहल जैसी बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया जाता था। है ना चौंका देने वाली बात? जिसे हम देसी जुगाड़ समझते हैं, उस पर इतनी मजबूती से इतने सालों से ताजमहल जैसी न जाने कितनी बिल्डिंग्स टिकी हुई हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थापित है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि यमुना नदी का पानी आज भी ताजमहल की नींव रखने में प्रयोग की गई लकड़ियों को सुरक्षित रखे हुए है। चौंक गए ना? हमने 2 नई बातें जानी। एक तो कि ताजमहल की नींव आजकल की तरह लोहे के सरियों पर नहीं
बल्कि लकड़ी पे रखे गए थे। और दूसरी बात, पानी लकड़ी को गला नहीं रही बल्कि और ज्यादा मजबूत कर रही है। और इन लकड़ियों में आज तक दीमक भी नहीं लगी है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। हम सब यमुना को सिर्फ ताजमहल की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए जानते हैं, या यमुना के पानी में ताजमहल के खूबसूरत व्यू को देखते हैं, लेकिन हकीकत में यमुना नदी के बिना ताजमहल का अस्तित्व ही संभव नहीं है। ताजमहल की नींव आबनूस के पेड़ की लकड़ियों पर रखी गई है। आबनूस की लकड़ी पत्थर की तरह होती है, जिन पर न तो दीमक लगती है और न ही पानी में अन्य लकड़ियों की तरह तैर सकती है। ये पानी में नीचे डूब जाते हैं। अन्य लकड़ियों के विपरीत अगर आबनूस की लकड़ियों में 30 से 35% लगातार नमी बनी रहे तो ये लकड़ी कभी भी खराब नहीं होती। इसका सबूत हमारे सामने है ताजमहल, जिसको बने हुए आज 370 सालों से भी ज्यादा का समय हो गया है। इसलिए ताजमहल की नींव में लगी लकड़ियों को यमुना नदी के पानी से नमी मिलती रहती है और ये नींव आज तक जरा सी भी नहीं डगमगाई है। लेकिन अब यमुना नदी का सूखना सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ताजमहल की नींव वर्गाकार है। इस वर्गाकार नींव का हर एक किनारा 55 मीटर का है। ताजमहल की इमारत का आकार अष्टकोण 8 कोनों वाला है, लेकिन 8 कोनों की दीवारों के बाकी के 4 किनारों से छोटी होने के कारण इस इमारत की नींव का आकार वर्ग जैसा लगता है। ताजमहल के शिखर पर सफेद संगमरमर के गुंबद बने हुए हैं। तुर्की के कारीगर इस्माइल खान ने इन गुंबदों को बनाया था। उस समय उन्हें 500 रुपए प्रति महीने के अनुसार तनख्वाह मिलते थे। ये गुंबद देखने में एक उल्टे कलश के जैसा प्रतीत होता है। गुंबद पर एक किरीट कलश स्थापित है। ये कलश पारसी तथा हिंदू वास्तुकला का संगम है। इस गुंबद को सहारा देने के लिए इसके चारों ओर छोटे छोटे गुंबद के आकार की छतरियां बनाई गई हैं, जिनसे होकर सूरज की रोशनी मुमताज महल के मकबरे पे पड़ती है। इस कलश पर चंद्रमा की आकृति बनी हुई है, जिसकी ऊपरी आकृति स्वर्ग की तरफ इशारा करती है। चंद्रमा की आकृति और कलश की नोक मिलकर त्रिशूल का आकार बनाते हैं और ये त्रिशूल हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। त्रिशूल और चंद्रमा दोनों ही भगवान शिव की शोभा बढ़ाते हैं, इसलिए कई प्राचीन कथाओं में ताजमहल को शिव का मंदिर भी माना जाता है। मुगल शासन काल के समय लगभग सभी इमारतों के निर्माण में लाल पत्थर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन शाहजहां ने ताजमहल के लिए सफेद संगमरमर चुना। ताजमहल में न केवल सफेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, बल्कि अनेकों बेशकीमती नगीनों का भी इस्तेमाल हुआ था, जिनमें से अकीक, येमेनाइट, फिरोजा, लजवाड़, मूंगा, सुलेमानी, लहसुनिया प्रमुख हैं। इन बेशकीमती स्टोन्स के अलावा कुछ दुर्लभ स्टोन्स भी ताजमहल के निर्माण में लगाए गए थे, जैसे टिलाई, पाई जोहार, अजूबा, खट्टू, मकराटे सादे। इस प्रकार ताजमहल को सफेद संगमरमर पर की गई कई प्रकार की नक्काशी तथा हीरे जवाहरात से सजी दीवारों से सजाया गया। ताजमहल में लगे ये सफेद संगमरमर के पत्थर आमेर की खदान से मंगाए गए थे। उस समय आमेर में पत्थर की खदान मौजूद थी। ताजमहल के बाद उस दौरान बनाए गए कई मुगल भवनों जैसे गुरे आमिर, हुमायूं का मकबरा, इत्मादूद दौलाह का मकबरा और दिल्ली में जामा मस्जिद आदि पर ताजमहल की निर्माण कला का असर साफ दिखाई देता है। पर्शिया राजवंश की कला भी ताजमहल निर्माण कला से ही प्रेरित है। आज भी ताजमहल का सफेद संगमरमर सबको बेहद आकर्षक लगता है। इसीलिए इसी की तर्ज पर राजस्थान के कोटा शहर में देश की सबसे बड़ी संगमरमर की मूर्ति लगाई जा रही है। लगभग 3000 वजन टन के बराबर ये मूर्ति भारत में लगी संगमरमर की मूर्तियों में से सबसे ऊंची होगी। पेडेस्टल के साथ मिलकर इसकी ऊंचाई लगभग 203 फीट होगी। ताजमहल के द्वार पर बहुत ही सुंदर सुलेख है। हे आत्मा, तो ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे तथा उसकी पूर्ण शांति तुझ पर बरसे। ताजमहल में मौजूद लेख फ्लोरेट ठुलुट लिपि में लिखे गए हैं। इन लेख का श्रेय फारसी लिपिक अमानत खां को जाता है। ये लेख जैस्पर को सफेद संगमरमर के फलकों में जड़कर लिखा गया है। ताजमहल में लिखे लेख में कई सूरा वर्णित हैं। ये सूरा कुरान में मौजूद हैं। इस सूरा में कुरान की कई आयतें मौजूद हैं। ऐसा भी माना जाता है कि ताजमहल बनवाने के बाद शाहजहां ने इसके सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि वे फिर दोबारा ताजमहल जैसी कोई इमारत न बना सके। वहीं एक और मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने सबके हाथ नहीं कटवाए थे, बल्कि उन्हें सारी उम्र घर बैठे तनख्वाह देने और दोबारा किसी भी इमारत को न बनाने के लिए कहा था, ताकि ताजमहल के मुकाबले की कोई भी इमारत न बन सके और ताजमहल अपने आप में एक अनोखी मिसाल रहे। क्या आप जानते हैं ताजमहल पे कोई भी लाइट नहीं लगाई गई है, क्योंकि कई मच्छर या कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए इन कीड़े मकोड़ों और मच्छरों से बचाव के लिए ताजमहल पे कोई भी लाइट नहीं है। ताजमहल अब भारत सरकार के पुरातत्व विभाग की देखरेख में है। कारखानों और दूषित वातावरण के कारण अब ये जगमगाता महल थोड़ा धूमिल होने लगा है, इसलिए इसके रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ताजमहल इस्लामी कला का अनोखा रत्न है, वास्तुकला की अद्भुत मिसाल है। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित किया गया था। अपने अद्भुत सौंदर्य के कारण ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ये पूरे विश्व की अति उत्तम मानवीय कृतियों में से एक कहलाया जाता है।
ये दुनिया की 10 प्रमुख विरासतों में भी शामिल है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल होकर इसने भारत का गौरव बढ़ाया है। आज भी इस प्यार की मूरत को देखने के लिए देश विदेश से लाखों सैलानी आगरा आते हैं। ये भारत सरकार की पर्यटन से होने वाली आय का एक मुख्य स्रोत है।